हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस बेहद खास और विस्तृत डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही विशाल है। हाँ, एक तरह का महाकाव्य ही कह लीजिए। आज का हमारा विषय है बिहार का महाकाव्य, प्राचीन से आधुनिक पुनरुत्थान तक। और हमारे पास आज जानकारी के स्रोत के रूप में एक बहुत ही शानदार और विस्तृत 4K 3D इंफोग्राफिक स्लाइड डेक मौजूद है, जो कि सच में बहुत विजुअल है। एकदम। इसमें नक्शे हैं, डेटा चार्ट्स हैं और ऐतिहासिक घटनाओं का पूरा निचोड़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खजाने को अनपैक करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारे इस गहन अध्ययन का मिशन केवल कुछ ऐतिहासिक घटनाओं या राजाओं के नाम पढ़ना नहीं है। सही बात है, वो तो कोई भी कर सकता है। एग्जैक्टली। हमारा मुख्य उद्देश्य उस गहरे चक्र को समझना है कि कैसे एक ऐसा क्षेत्र जो कभी महान साम्राज्यों की जन्मभूमि और ज्ञान का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र था, नालंदा और विक्रमशिला जैसे केंद्र, हाँ, कैसे उसने औपनिवेशिक काल में क्रूर शोषण का एक लंबा अंधकार झेला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे वही क्षेत्र अब अपने आधुनिक आर्थिक परिवर्तन की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये एक सभ्यता के पतन और फिर से राख से उठ खड़े होने की कहानी है। बिल्कुल। तो ये सफर वाकई अद्भुत होने वाला है। आइए सीधे समय में बहुत पीछे चलते हैं। हमारे स्लाइड डेक का जो पहला इन्फोग्राफिक है ना, वो हमें प्रागैतिहासिक काल की ओर ले जाता है। चिरांद वाला मैप। हाँ। सारण जिले में गंगा के बाएं तट पर स्थित चिरांद का 3D दृश्य। ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1345 ईसा पूर्व का नवपाषाण युग था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कोई आम पुरानी बस्ती नहीं है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ इंसान खानाबदोश छोड़कर कृषि और स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ रहा था। और कांस्य और लौह युग में जो निरंतर सांस्कृतिक विकास हुआ, उसके प्रमाण इस मैप में साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। इस संक्रमण को अगर हम एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक राज्यों के निर्माण की शुरुआत थी। जैसे छोटे समूह मिलकर एक बड़ा ढांचा बना रहे हो। एग्जैक्टली। इसी काल में आर्यन प्रवास भी हुआ, जिसका ऐतिहासिक उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अच्छा। और यहीं से मिथिला और विदेह राज्य का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल आते आते ये क्षेत्र केवल सत्ता का नहीं बल्कि शिक्षा और दर्शन का केंद्र बन गया था। राजा जनक का शासन। हाँ, राजा जनक की दार्शनिक पूछताछ का युग। और श्रोताओं को ये भी जानना चाहिए कि ये रामायण की प्रमुख पात्र माता सीता की जन्मभूमि भी है। ये वो समय था जब विचार आकार ले रहे थे, और इन्हीं वैचारिक नींवों पर खड़ा हुआ वो दौर जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, मगध का उत्कर्ष। हर्यंक वंश से शुरुआत होती है। बिल्कुल। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने वैवाहिक गठजोड़ किए, फिर अजातशत्रु ने सैन्य विस्तार किया और उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो उस समय एक बहुत ही सामरिक राजधानी थी। हाँ। पर मैं सोच रहा था कि मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों बना? इसके पीछे का भूगोल देखिए। उपजाऊ मैदान, व्यापारिक नदियों के मार्ग और सबसे अहम लोहे की खदानों तक सीधी पहुंच। हथियारों के लिए? बिल्कुल। और भूगोल ही अक्सर इतिहास तय करता है। इसका सबसे खौफनाक रूप नंदवंश के समय दिखता है। 345 ईसा पूर्व में नंदवंश स्थापित हुआ। धनानंद की सेना वाला किस्सा? हाँ। उनकी विशाल सेना में लाखों पैदल सैनिक और हजारों युद्धक हाथी थे। उसी सेना के मनोवैज्ञानिक खौफ ने विश्व विजेता सिकंदर को बिना लड़े व्यास नदी से लौटने पर मजबूर कर दिया था। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब सिकंदर की सेना का रुक जाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी स्लाइड में शासकों के लिए एक शब्द है एकराट, और नंदों की अत्यधिक केंद्रीकृत कर प्रणाली का भी उल्लेख है। एकराट का मतलब है एकमात्र संप्रभु, जैसे आज कोई ग्लोबल मोनोपोली कंपनी हो। इसी कर प्रणाली ने वो अपार संपत्ति तैयार की जिस पर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। और यहीं से भारत का पहला वास्तविक राजनीतिक एकीकरण शुरू होता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंदवंश का अंत किया, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। हाँ। उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस को भी हराया। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही है वो इस इन्फोग्राफिक मैप में उनका भौगोलिक विस्तार है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर, हिमालय से लेकर हिंदू कुश तक। सोचिए, तब न इंटरनेट था न फोन।
इतने विशाल साम्राज्य को संभाला कैसे गया होगा? इसके पीछे अर्थशास्त्र पर आधारित एक जटिल नौकरशाही थी और एक बहुत ही चुस्त जासूस नेटवर्क था, एक अत्याधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह। और फिर सम्राट अशोक आते हैं। कलिंग युद्ध के भारी रक्तपात ने उन्हें बदल दिया। हाँ, अशोक का हृदय परिवर्तन सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, यह राज्य की नीतियों का एक वैचारिक शिफ्ट था। धम्म की नीति, शांति, सहिष्णुता। एक क्रूर साम्राज्य अचानक सॉफ्ट पावर का केंद्र बन गया। एकदम सही। और इसके बाद जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं 320 से 550 ईस्वी, तो वो भारत का स्वर्ण युग था। मौर्यों के विपरीत यहाँ प्रशासन विकेंद्रीकृत था और गणित, खगोल, विज्ञान, संस्कृत अपनी चरम पर थे। बिल्कुल। और 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पूर्वी भारत में गोपाल द्वारा स्थापित पाल साम्राज्य का योगदान भी अभूतपूर्व रहा। कांस्य मूर्तिकला और टेराकोटा कला के जो 3D विजुअल्स इस डेक में हैं, वो अद्भुत हैं। लेकिन जिस चीज ने इस क्षेत्र को ग्लोबल मैप पे सबसे अलग किया, वे थे यहाँ के महाविहार, प्राचीन शिक्षा के वैश्विक केंद्र। हमारे पास इनका एक बहुत शानदार 3D मैप है। इन केंद्रों को केवल साधारण मठ समझना भारी भूल होगी। हाँ, ये तो विशाल विश्वविद्यालय थे। बिल्कुल। उदंतपुरी को ही ले लीजिए, जहां 12,000 भिक्षु और छात्र रहते थे। यह तिब्बती मठों के लिए एक मॉडल बना। फिर नालंदा विश्वविद्यालय, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन का अंतर्राष्ट्रीय हब। और वहां का पुस्तकालय तो बहुत ही विशाल था। हाँ, सदियों का ज्ञान पांडुलिपियों में सहेजा गया था वहां। विक्रमशिला भी था, जो वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहीं से अतीश दीपंकर निकले थे। लेकिन जब हम इतनी समृद्धि देखते हैं, तो सवाल उठता है कि ये स्वर्ण युग बिखरा कैसे? ये इतिहास का बहुत दुखद मोड़ है। 12वीं शताब्दी के अंत में 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इन केंद्रों को तहस नहस कर दिया। पुस्तकालयों को जला दिया गया था। हाँ, जो महीनों तक धधकते रहे। विद्वानों का नरसंहार किया गया। ये मानव सभ्यता के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। सदियों का ज्ञान राख हो गया। बहुत ही दर्दनाक। उस विनाश के बाद एक लंबा मध्यकालीन संक्रमण शुरू हुआ। 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी ने सत्ता संभाली। सासाराम से? हाँ, और उनका बनवाया ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी मौजूद है। उन्होंने 1541 में पटना में किला बनवाकर उसे व्यापारिक केंद्र बनाया। इसके अलावा मिथिला में कर्नाट और ओयनवार राजवंश और दक्षिण पश्चिम में चेरो राजवंशों ने अपनी क्षेत्रीय पहचान बनाए रखी। असली शोषण तो तब शुरू हुआ जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आईं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पलट दिया। 1793 का लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, इन्फोग्राफिक में ये शोषण चक्र साफ दिख रहा है। जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और 910 हिस्सा अंग्रेजों को जाता था। और इसी से अनुपस्थित जमींदार या एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का वर्ग पैदा हुआ। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई किसी बड़ी इमारत का मालिक है लेकिन विदेश में रहता है, उसे सिर्फ किराए से मतलब है। इमारत टूट रही है, उसे कोई परवाह नहीं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही किसानों के साथ हुआ। हाँ, जमींदार शहरों में रहते थे, गांव में किसानों से असीमित लगान वसूलते थे। बेगारी शुरू हो गई और किसानों का पूरी तरह से पॉपुलराइजेशन यानी कंगाली हो गई। और सिर्फ लगान ही नहीं, नगदी फसलों का भी दबाव था। डेक में नील की खेती की त्रासदी का विवरण है, निज और रैयती प्रणाली। और सबसे क्रूर तिनकठ्या प्रणाली पर नील की खेती करने को मजबूर किया गया। ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं, एक तरह की पारिस्थितिक हत्या थी। मिट्टी बंजर हो जाती थी। बिल्कुल, किसान कर्ज के जाल में फंस गए। लेकिन जब दमन चरम पर होता है तो प्रतिरोध भी उतनी ही तेजी से भड़कता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, और इसमें भोजपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है। उनके बारे में पढ़कर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 80 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का नेतृत्व किया, जो उस समय के किसी भी युवा सेनापति को हैरान कर दे। बिल्कुल, उन्होंने कई बार अंग्रेजों को हराया। ये अदम्य साहस की मिसाल है। और इसी प्रतिरोध ने 20वीं सदी के जन आंदोलनों की नींव रखी। 1917 का चंपारण सत्याग्रह टर्निंग पॉइंट था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। और वहीं सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग हुआ। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं ने बाकायदा डेटा कलेक्शन किया, व्यवस्थित सर्वेक्षण। हाँ, हजारों किसानों की शिकायतों का सबूत इकट्ठा किया, जिसके कारण 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ और तिनकठिया का अंत हुआ। फिर 1920 से 1930 के बीच आंदोलन चरम पर थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की और 1930 में सोचिए एक भूमिबद्ध राज्य होने के बावजूद जहां समुद्र नहीं है। हाँ, फिर भी छपरा और चंपारण में लोगों ने नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नो टैक्स अभियान चले। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की किसान सभा बनी। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना बहुत भावुक करने वाली है। निहत्थे युवाओं पर ब्रिटिश अधिकारी WC आर्चर ने फायरिंग का आदेश दिया। 7 छात्र शहीद हो गए। इस बलिदान ने आग लगा दी। एक तरफ सड़कों पर विद्रोह था और दूसरी तरफ भूमिगत प्रतिरोध। जयप्रकाश नारायण का जेल से भागना, वो तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। बिल्कुल। नेपाल जाकर आजाद दस्ता बनाना, राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश संचार तंत्र पंगु कर दिया था। आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन 1947 के बाद चुनौतियां खत्म नहीं हुई। हमारे इन्फोग्राफिक का अगला हिस्सा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करता है। 1950 में बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ। ये देश का पहला ऐसा कानून था। लेकिन बेनामी हस्तांतरण जैसी कानूनी बाधाओं के कारण विषमता बनी रही। हाँ, जमींदारों ने नौकरों के नाम जमीन कर दी। फिर 1970 और 90 के दशक में राजनीतिक बदलाव आए। हाँ। कर्पूरी ठाकुर की नीतियां और 1974 का ऐतिहासिक जेपी आंदोलन, जिसने पूरे देश की राजनीति बदल दी। लेकिन इस अस्थिरता का अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। हाँ, चार्ट में औद्योगिक कमी और पलायन यानी माइग्रेशन का स्पष्ट ग्राफ है। और फिर 2000 में झारखंड का विभाजन भी हुआ, जो एक बड़ा झटका था। लेकिन यहीं से आधुनिक पुनरुत्थान की कहानी शुरू होती है। हालिया डेटा सकारात्मक है। बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। 13.1% की विकास दर। हाँ, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। ये वापसी प्रेरित करने वाली है। लेकिन समाज की असली ताकत केवल जीडीपी नहीं होती, उसकी सांस्कृतिक आत्मा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। डेक का अंतिम हिस्सा इसी कला और धरोहर पर है। बिहार की सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं। सदियों से महिलाओं द्वारा संरक्षित मधुबनी पेंटिंग्स इसका जीवंत उदाहरण है। और 2200 साल पुरानी दीदारगंज यक्षी की मूर्ति, जो 5 फुट 2 इंच लंबी चुनार बलुआ पत्थर से बनी है। 18वीं सदी की पटना कलम चित्रकला भी यहीं की देन है। और बौद्ध तथा जैन सर्किट, बोध गया, राजगीर, वैशाली, ये केवल पर्यटन स्थल नहीं है। ये वो इनक्यूबेटर्स हैं जहां से अहिंसा और सुधारवादी दर्शन निकले। और छठ पूजा की अद्वितीय आध्यात्मिक महत्ता, जो प्रकृति की उपासना है। ये सब अब आधुनिक 4K वास्तुकला वाले बिहार संग्रहालय में सहेजा गया। तो पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये स्लाइड डेक सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास का दर्पण है। प्राचीन नवपाषाण बस्तियों से आज की 13.5% विकास दर तक का सफर सच में महाकाव्य है। मैं अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। जब हम इस पूरे चक्र को देखते हैं, महान स्वर्ण युग, फिर पतन, फिर क्रूर औपनिवेशिक शोषण और अब आधुनिक आर्थिक पुनरुत्थान, तो ये हमें मानव सभ्यता के लचीलेपन के बारे में क्या सिखाता है? क्या ज्ञान और संघर्ष की ये विरासत ही वो असल ईंधन है जो किसी समाज को सदियों बाद भी राख से फिर से उठने की ताकत देती है? क्या कमाल का विचार है, इस पे जरूर सोचना चाहिए। इसी के साथ इस लंबे और ज्ञानवर्धक डीप डाइव में हमारे साथ सफर करने के लिए आप सभी श्रोताओं